Hey everybody, this is ankurchemgoyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, in today's video session, we are going to start with an extremely important concept of class 12th, that is electrochemistry. But mind it students, this chapter is not only very important for class 12th, in fact it is also an extremely important portion from the competitive point of view. सो इस चैप्टर में पढ़ाए गए हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा. इट इज क्वाइट एन ईजी चैप्टर बट आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वी शुड फर्स्ट नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाट आर वी सपोज्ड टू एक्चुअली स्टडी इन दिस चैप्टर. So students, just remember that electrochemistry is that branch of physical chemistry that deals with the interconversions between the electrical energy and the chemical energy. To be more precise, electrochemistry can also be defined as a relationship between the chemical reactions and the electricity. In very simple terms students, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्ट कैसे करा जाता है and what are the devices through which these interconversions are carried out. So throughout this chapter we have to study about the interconversions of electrical and chemical energy and the concepts related to those electrical and the chemical energy. But before we actually start with the concepts of electrical and the chemical energy, let us clear some basics with respect to this chapter. कुछ ऐसे basic concepts, कुछ ऐसी basic terms clear करते हैं जो इस chapter में बहुत frequently used होती हैं. So students, आज के इस video session में हम electrochemistry के introductory part में कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोस बेसिक कांसेप्ट्स वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस. सो स्टूडेंट्स, विद इन द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी इनटू वन अनदर. मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमें इन दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के इंटरकन्वर्जन के बारे में पढ़ना है. तो ये याद रखिएगा, ये जो इंटरकन्वर्जन्स कैरी आउट करे जाते हैं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये दो टाइप के सेल्स के थ्रू कैरी आउट करे जाते हैं. द सेल्स विच आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. स्टूडेंट्स, ऑल्दो इन दोनों सेल्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों सेल्स के डायग्राम्स और वर्किंग्स भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल टू बी मोर प्रिसाइज, इन दोनों सेल्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टूडेंट्स रिकॉल करिए, प्रोबेबली आपने क्लास 10th में जब मेटलर्जी पढ़ी थी तो मेटलर्जी में देयर वाज अ रिफाइनिंग प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक रेफरेंस पढ़ा था, ऑल्दो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट आपने कंसेप्ट जरूर टच करा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं. दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आपने क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था अंडर द हेडिंग गैल्वेनिक सेल और द वोल्टाइक सेल. तो दोनों सेल्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर की डिटेल्स में जाएं, इन दोनों सेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है उसे रिकॉल करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी ओवर द बोर्ड, दोनों सेल्स की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई हुई है. द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल्स इज दैट, आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, एक कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करी गई हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करा गया है, जिस वायर में एक बैटरी आपको लगी हुई नजर आ रही है. सो अगर हमने वायर के बीच में एक बैटरी या एक सेल लगा रखा है तो इट इंप्लाइज कि हम उस बैटरी के थ्रू इस सर्किट के अंदर करंट पास कर रहे हैं एंड एज सून वी पास द करंट विद इन दिस, तो इसके अंदर करंट के पैसेज से एक केमिकल रिएक्शन होता है. तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि these electrolytic cells are the devices which convert the electrical energy to chemical energy. इसमें पहले आप एक बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फीड करेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द फीडिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा. ऑन द अदर हैंड, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू कैन सी कि दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग कंटेनर में ली गई हैं. उन दोनों कंटेनर्स में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट यू कैन सी कि उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगेन एक वायर के थ्रू कनेक्ट करा गया है. लेकिन अब की बार स्टूडेंट्स, आपको उस वायर में कोई बैटरी या कोई सेल लगा हुआ नजर नहीं आ रहा. इनफैक्ट उस वायर में एक की लगी होती है, एक स्विच लगा होता है ऑन ऑफ करने के लिए और एक वोल्टमीटर लगा होता है जो इस सेल से मिलने वाली वोल्टेज बताएगा. तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, अनलाइक द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी फीड इन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी आर नॉट सपोज टू फीड इन द इलेक्ट्रिसिटी. इनफैक्ट वी आर जस्ट सपोज टू स्विच ऑन दैट की, और जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. और सर्किट कंप्लीट होते ही जब दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट होता है
एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. So this is the first difference between the electrolytic and the electrochemical cell. Electrolytic cells में electrical energy is converted to chemical energy, while in electrochemical cells the chemical energy is converted to electrical energy. Most of the cells जो हम अपनी daily life में यूज करते हैं various devices को run करने के लिए, those are the electrochemical cells. वो सारे ऐसे cells होते हैं जिनके अंदर एक chemical reaction होता है and as a result of that chemical reaction electricity generate होती है. बट स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिचार्ज करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ रिचार्जिंग दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टर्न्स इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फॉर एग्जांपल इन्वर्टर की बैटरी कंसीडर करिए स्टूडेंट्स. इन्वर्टर की बैटरी का पर्पस है कि जब लाइट नहीं होती तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो जब लाइट नहीं होती उससे इलेक्ट्रिसिटी इसलिए मिलती है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हम वोल्टेज की फॉर्म में यूज करते हैं. लेकिन जब लाइट आती है तो इन्वर्टर की बैटरी रिचार्ज होती है और जब वो रिचार्ज होती है तो उस वक्त उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फीड करी जाती है जिससे उसके अंदर होने वाला रिएक्शन रिवर्ट हो जाता है. तो ये याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच आर रिचार्जेबल, जितने भी रिचार्जेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो रिचार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. द सेकंड डिफरेंस इज अगेन एज इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम इज दैट कि in electrolytic cell both the electrodes are immersed in same electrolyte, while in electrochemical cell both the electrodes are immersed in two different electrolytes. The third difference is again can be observed from the diagram. Electrolytic cell में आप देख सकते हैं there is no salt bridge की requirement नहीं है, लेकिन electrochemical cell में दोनों containers के बीच में एक internal connection दिया हुआ है एक inverted tube के through and that inverted tube is known as a salt bridge. चैप्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या फील्ड होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इस सॉल्ट ब्रिज के डिटेल्ड फंक्शन भी पढ़ेंगे. बट एनीवेज ये याद रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों कंटेनर्स को एक्सटर्नली कनेक्ट करने वाली एक इन्वर्टेड ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है और ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यूज नहीं होता. द फोर्थ डिफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्टूडेंट्स जिसको लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. I have seen it that most of the students remain confused about the polarities of anode and cathode. Students अक्सर ये इस बात को लेके confused हो जाते हैं कि एनोड और कैथोड में से कौन सी पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है. एक्चुअली स्टूडेंट्स वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं एनोड और कैथोड की पोलैरिटीज बदलती रहती हैं. ये याद रखिएगा विद इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसमें एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है. बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड की पोलैरिटी पॉजिटिव और कैथोड की नेगेटिव होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होती है. ये स्ट्रिक्टली याद रखिएगा. एंड फाइनली एक लास्ट डिफरेंस जो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान से सुनिए. Both these cells are based upon the principle of redox reaction. इन दोनों ही सेल्स में एक मेटालिक प्लेट एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है ऑक्सीडेशन अंडरगो करती है और दूसरी प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन अंडरगो करती है. और यू ऑल नो कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो ये दोनों ही सेल्स रिडॉक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं. बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा विद इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम कंटेनर के अंदर इमर्ज्ड हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में चल रहा है तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. वाइल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जहां पे ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में और रिडक्शन अलग कंटेनर में हो रहा है उसे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स दीज वर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बीच में मैंने बहुत ही सिंपल से 5 बेसिक डिफरेंसेस आपको बताए. बट एनीवेज हम चैप्टर के अंदर जब इन दोनों सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इन डिफरेंसेस को एक बार दोबारा रेफर करेंगे. So this was the first basic related to this chapter. The second basic concept that we need to clear is the meaning of conductors. You should know students कि conductors क्या होते हैं और conductors कितने type के होते हैं. I have seen it usually कि students को conductors का मतलब सही से नहीं मालूम होता. Most of the time when I ask students कि conductors का meaning क्या होता है तो generally the students simply say कि conductors are the substance which allow the passage of heat and electricity through them. अब स्टूडेंट्स although this definition seems to be correct but actually this is incomplete. अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि conductors are the substance which allow the passage of current through them
तो डेफिनेटली एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि करंट का पैसेज तो सेमीकंडक्टर्स भी अलाउ कर देते हैं। तो अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने अंदर से करंट का पैसेज अलाउ कर रही है, तो इतना तो सेमीकंडक्टर्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ कंडक्टर इज दैट कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम इवन एट रूम टेम्परेचर। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन स्टूडेंट्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से रूम टेम्परेचर पे भी करंट का पैसेज अलाउ कर देते हैं। एंड अनलाइक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम ओनली अपॉन हीटिंग। सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे वर्चुअली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर पे दे हैव वेरी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट सफिशिएंट टू कैरी करंट, लेकिन जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उन्हें हीट करते हैं, तो उनके अंदर करंट कैरियर्स डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बारे में आप लेटर ऑन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अनलाइक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स भी कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर सिर्फ हीट करने पे कंडक्ट करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे कंडक्ट करते हैं। एनीवेज, इस चैप्टर में हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना। यू जस्ट फोकस अपॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम इवन एट रूम टेम्परेचर। एंड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कंडक्टर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू टाइप्स। पहले होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स जो रूम टेम्परेचर पे भी करंट कैरी कर लेते हैं। हमें इन दोनों टर्म्स की भी चैप्टर के अंदर बहुत जरूरत पड़ेगी, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स करवा रहा हूं, अभी प्रॉपर्ली हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है। हम चैप्टर की डिटेल्स में एंटर करेंगे, बट उससे पहले वी नीड टू क्लियर सम बेसिक्स। सो पहला बेसिक मैंने आपको करवाया, सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरे बेसिक में मैंने आपको कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर में एक सिंपल सा डिफरेंस बताया, और हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, द मेटालिक कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज दैट कि इन मेटालिक कंडक्टर्स द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर्स में करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइट्स द करंट कैरियर आर आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस करंट कैरी करते हैं। द सेकंड डिफरेंस इज दैट कि मेटालिक कंडक्टर्स कैन कंडक्ट करंट इवन इन सॉलिड स्टेट। याद रखिए, द मेटालिक कंडक्टर्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, ये सॉलिड स्टेट में भी करंट कैरी कर लेते हैं। इन्हें कंडक्ट करवाने के लिए हमें इन्हें मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अनलाइक द मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कभी सॉलिड स्टेट में करंट नहीं कैरी करती। इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaCl कंसिडर करिए स्टूडेंट्स। NaCl एक आयनिक सॉलिड होता है, और कोई भी आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में करंट नहीं कैरी कर सकता, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरियर आयंस होते हैं, और जब तक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उसके आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टाइटली बाइंडेड होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू माइग्रेट, दे आर नॉट फ्री टू मूव। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइट अनलाइक द मेटालिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करती। इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ डिसॉल्व्ड या मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करती है। या तो इलेक्ट्रोलाइट को आपको मेल्ट करना पड़ेगा तब उसके आयंस फ्री हो जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा तब उसके आयंस फ्री होंगे। And the third difference between these two type of conductors is regarding the effect of temperature. Metallic conductors में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, as we gradually increase the temperature, तो उनका कंडक्टेंस डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। किसी भी मेटालिक रॉड लाइक आयरन को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पे वो कम करंट कैरी करेगी, क्योंकि गर्म करने पे उसके अंदर रेजिस्टेंस पड़ेगा। बट अनलाइक द मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा डिसोसिएट होती है। मोरओवर यू कैन ऑल्सो से कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक वो बहुत फास्टली फ्लो कर सकते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। So students, these were the three differences between the molar conductance and the electrolytic conductance. इसी के साथ हमारी second basic term clear हो गई। The third basic thing that we are supposed to study in this chapter is a very important law, जिसके बारे में आपने lower classes में भी पढ़ा होगा और physics में भी पढ़ते हैं, that is Ohms law. So Ohms law is a very simple law students. According to Ohms law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. So according to Ohm's law students, we can say कि V is directly proportional to I, where V is the potential difference and I is the current. So current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends.
अब स्टूडेंट्स किसी भी रिलेशनशिप में यू नो कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ कांस्टेंट, सो इस फॉर्मूले में भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR, वेयर R is the constant of proportionality named as resistance. R को resistance बोलते हैं. Separately, you should know कि what is the meaning of R. You must be knowing that resistance simply refers to the obstruction in the path of current. Current को अपने path में क्या hindrance, क्या obstruction face करना पड़ता है, that is called resistance. और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये resistance conductors के दो physical parameters पे depend करता है. This resistance is directly proportional to the length of the conductor and it is inversely related to the area of cross section of the conductor. We can separately say कि R is directly proportional to L, the length of the conductor, and is inversely proportional to area of cross section. So collectively we can say कि R is proportional to L by A. Again in this formula अगर हम constant proportionality लगा के इस formula में equal to लगाएं तो ये formula बन जाएगा R is equal to rho into L by A, where this rho is known as resistivity or specific resistance. याद रखिए स्टूडेंट्स, इस रो के लिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों टर्म्स यूज करी जाती हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी इज अ मोर प्रेफर्ड टर्म. IUPAC कमेटी यूज ऑफ रेजिस्टिविटी को ज्यादा प्रेफर करती है रेदर देन यूजिंग द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. So R is equal to rho into L by A में L is length of the conductor, A is area of cross section and rho is resistivity. But students should know कि every constant has certain significance. हर constant का कुछ ना कुछ meaning होता है, तो we should know कि ये resistivity actually refer किस चीज को कर रही है. अब इस फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ. Just see this formula very clearly. R is equal to rho into L by A. अब आप कंसिडर करिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो रो अपने आप R के बराबर हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली डिफाइन रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो याद रखिएगा स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी में बी सिंपली डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इस रेजिस्टिविटी की यूनिट देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी की इनफैक्ट यूनिट देखने से पहले यू शुड नो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन ओम्स. इस सिंबल को ओम बोलते हैं, दिस इज OHM ओम, दिस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. और अगर R की यूनिट रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा R into A by L, this is ohm into centimeter square, this is centimeter square upon centimeter. So this becomes ohm centimeter. So this is the unit of resistivity or the specific resistance. So I hope आपको Ohms law में used ये terms भी clear हो गई. V is the potential difference, I is current, R is resistance which is used as a constant proportionality. R की यूनिट होती है ओम और R कंडक्टर के दो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. R is directly proportional to the length of the conductor and it is inversely related to the area of cross section of the conductor. और हमने इसी R के फॉर्मूले में जब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यूज करा रो, तो इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज सिंपली डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इस रेजिस्टिविटी की यूनिट्स होती हैं ओम सेंटीमीटर. Now after the discussion of this resistance, let's move on to the next term, next basic term जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है is conductance. So conductance याद रखिएगा स्टूडेंट्स, conductance को कैपिटल G से रेफर करा जाता है and the conductance may be simply defined as the ease with which the current flow through a conductor. किस ease से करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, that is called conductance. And in very simple terms, you can also define conductance as the reciprocal of resistance. So conductance is the reciprocal of resistance. G is equal to 1 upon R. अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें R की जगह R का ये एक्सप्रेशन अगर हम रख दें R is equal to rho into L by A, तो फाइनली हो जाएगा G is equal to 1 upon rho into A by L. और ये याद रखिएगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है. ये याद रखिए स्टूडेंट सेपरेटली, 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी.
So this small k is used to denote conductivity or the specific conductance. But students, to be very precise, ये इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल k जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड कापा. इसे हम कापा बोलते हैं. सो दीज आर ऑल ग्रीक सिंबल्स जो हम जनरली कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा. यहाँ पे हमने रो यूज करा. ये सब ग्रीक सिंबल्स होते हैं. सो वैसे ही कापा एक ग्रीक वोकैबुलरी का अल्फाबेट है. इसे इंग्लिश अल्फाबेट के k जैसा ये देखने में लग रहा है. इससे डिनोट करते हैं हम कंडक्टिविटी को. तो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है. सो वी कैन रिराइट दिस फॉर्मूला एज G इज इक्वल टू K इंटू A बाई L. और फाइनली इस फॉर्मूले को मोर प्रॉपर्ली हम अगर कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिखें, कापा की टर्म्स में, तो कापा इज इक्वल टू G इंटू L बाई A. अब स्टूडेंट्स याद रखिए, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दिस टर्म इज कापा, दिस इज यूज्ड टू रेफर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं. G इज द कंडक्टेंस विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. और ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स, L अपॉन A का लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो, दिस रेशियो इज नोन एज सेल कांस्टेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. सेल कांस्टेंट का मीनिंग जरूर याद रखिएगा. इट इज द रेशियो ऑफ L अपॉन A. सो अगर L बाई A सेल कांस्टेंट है तो हमें कंडक्टिविटी की फिर एक और डेफिनेशन मिल गई. कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट. कंडक्टेंस को अगर हम सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो कापा की वैल्यू आ जाती है. सेपरेटली मैं यहां पे रेफर कर देता हूं. L बाई A इज सेल कांस्टेंट. So students, these were the basic terms that we were supposed to discuss before we actually start with the chapter. Electrochemistry में मैंने आपको बताया we have to deal with the interconversions between the electrical energy and the chemical energy. लेकिन इससे पहले कि चैप्टर को हम एक फुल फ्लो में स्टार्ट करते, हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करनी थी. कुछ ऐसी टर्म्स जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन इस चैप्टर में उनका यूज होने वाला था, इसलिए उन्हें माइंड में रिफ्रेश करना बहुत जरूरी था. Now students, after the discussion of these basic terms related to electrochemistry, let us start with the very first topic of this chapter, which is molar conductance or the molar conductivity. So this is quite a new topic for you students. Class 12th में आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं. इससे पहले आपने प्रीवियस किसी क्लास में प्रोबेबली इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा हुआ. सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मेनी फोर्थकमिंग टॉपिक्स. आगे आने वाले टॉपिक से भी रिलेटेड रहेगा ये पोर्शन. सो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा. Molar conductance or molar conductivity may be simply defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स. molar conductance is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. आप इमेजिन कीजिए कि हमने वाटर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप करी. तो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप करते हैं तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से जितने भी आयंस मिलेंगे, वो सारे आयंस मिलकर कितना कंडक्ट करेंगे, मिलकर कितना कंडक्टेंस ऑफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस इज द करंट कैरीड पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. हमारे पास एक कंटेनर है फिल्ड विद वाटर, और इस कंटेनर के अंदर वी ऐड 1 मोल ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl is although a strong electrolyte, बट चाहे आप स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालें, बट अगर हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाली तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाते ही स्प्लिट हो जाएगी. इस केस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा ये. और आपको मालूम है कि जिस तरह से एक सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन को करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट बोलते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के फ्लो को करंट बोलते हैं. ये जो आयंस डिसोसिएट हुए हैं, ये आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ माइग्रेट करते हैं और इनके माइग्रेशन की वजह से ही करंट कैरी होता है. सो ये याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले आयंस मिलकर कलेक्टिवली कितना करंट कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस. इन वेरी सिंपल टर्म्स स्टूडेंट्स, आप इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर आपने एक बीकर में वाटर ले रखा था और उस बीकर में आपने 10 मोल्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा था, 10 मोल्स ऑफ NaCl सपोज अगेन, तो इन 10 मोल्स ऑफ NaCl ने मिलकर कितना करंट कैरी करा, वो मोलर कंडक्टेंस नहीं है, वो तो टोटल कंडक्टेंस है. लेकिन उन 10 मोल में से भी एक अकेला मोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक सिंगल मोल की वजह से जो करंट ऑफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस. सो ये याद रखिएगा, एक बीकर में अगर आपने 5-6 मोल्स एक साथ डाले हुए हैं तो वो सारे मोल्स जितना मिलकर करंट कैरी करते हैं वो मोलर कंडक्टेंस नहीं है, लेकिन उन 5 मोल में से भी पर मोल कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है वो मोलर कंडक्टेंस है.
So I hope the term is clear to you. Molar conductance expresses the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. And students, as you can see over the board, molar conductance को lambda m से रेफर करते हैं. ये जो lambda आप देख रहे हैं बोर्ड पे, दिस lambda is actually the capital lambda. इससे पहले आप लोगों ने जनरली ये वाला lambda पढ़ा होगा जो हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं. दिस lambda is a small lambda. इसकी एक टेल होती है, ये एक इन्वर्टेड y की तरह होता है, लेकिन कैपिटल lambda एक इन्वर्टेड v की तरह होता है. तो दिस lambda और lambda के सब्सक्रिप्ट में m लगा के मोलर कंडक्टेंस को रेफर करा जाता है. और याद रखिए स्टूडेंट्स, इस मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी. सो मोलर कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंसंट्रेशन. के जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली कापा जो न्यूमरेटर में रखा हुआ है. दिस इज कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड एम रेफर टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट. अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें जो कंसंट्रेशन दे रखी होती है, मोलर कंसंट्रेशन, वो मोल पर मीटर क्यूब में दे रखी होती है. व्हेन द कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर मीटर क्यूब, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. बट अगर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में, जो जनरली हमें मोल पर लीटर में ही दे रखी होगी कंसंट्रेशन, तो इसी फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा. लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. सो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, बोथ आर द करेक्ट फॉर्मूलेज. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट की फॉर्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में 1000 मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा. अगर आपको कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में दे रखी है तो हम 1000 यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो हम न्यूमरेटर में कापा को 1000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस. But students, this molar conductance is a very deep topic. We need to understand the details of this molar conductance. हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि मोलर कंडक्टेंस रेफर करता है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ने जितने भी आयन दिए उन सब ने मिलकर कितना करंट कैरी करा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मोलर कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द मोलर कंडक्टेंस. सो स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स अपॉन विच दिस मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स वुड बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन. आज का वीडियो सेशन हम यहीं रैप अप करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. Thank you.